हेलो एवरीवन, मैं गणेश मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विधान क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज आप सभी के लिए एक नया सेगमेंट लेकर आया हूं। भारतीय राज्य व्यवस्था हम पढ़ने वाले हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, इसके अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और इसका विकास कैसे हुआ, इन सब बातों की जानने की हम कोशिश करेंगे। तो आप ये मानकर चलिए कि भारत के जो संविधान का निर्माण हुआ है उसमें अंग्रेजों द्वारा जो अधिनियम लाए गए थे उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि वो अधिनियम अंग्रेजों के द्वारा अपनी स्वयं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए लाए गए थे, परंतु वो कहीं ना कहीं उन अधिनियमों ने भारत की संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज हम एक नई यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं, भारत के संविधान का निर्माण और भारतीय राज्य व्यवस्था, और इसमें आप सभी का साथ चाहता हूं। और हम अपनी जो राज्य व्यवस्था की यात्रा है वो एम लक्ष्मीकांत सर की बुक में जो चैप्टर दिए गए हैं उसी के अनुसार चलते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एम लक्ष्मीकांत सर की बुक को भारतीय राज्य व्यवस्था की बाइबल कहा जाता है। वह बुक अपने आप में पूर्ण ही मानी जाती है। इसलिए हम उसी के अनुसार चैप्टरों को लेते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए अपनी आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ने वाले हम हैं वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कि भारत के संविधान का निर्माण आखिर किस तरीके से हुआ, कौन कौन से अधिनियम इसमें आए हैं और इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भारत के संविधान के निर्माण। तो देखिए, भारत की जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था तो दो चरणों में अंग्रेजों का भारत के ऊपर शासन पूर्ण हुआ है। पहला था कंपनी का शासन, जो 1773 ईस्वी से 1858 ईस्वी तक चला, और फिर उसके बाद आ गया ताज का शासन, या हम सीधा कह सकते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्ञी का शासन, जो 1858 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक चला। तो भारतीय संविधान के विकास में कुछ महत्वपूर्ण एक्ट या अधिनियम आए हैं, उनके बारे में हमें आज चर्चा करनी है। तो हम उनके बारे में चर्चा करते हैं जी। तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसका सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि महत्व क्या था। तो महत्व के बारे में आपको सबसे पहले जानना है कि यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों को नियंत्रण करने के लिए उठाया गया पहला महत्वपूर्ण कदम था। मतलब ब्रिटिश सरकार के जो कार्य थे उनको नियंत्रित एवं नियमित करने के लिए उठाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था। फिर दूसरा इसी में है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के कार्य प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसी के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को भारत में मान्यता प्राप्त हुई। और तीसरा जो इसका महत्वपूर्ण महत्व है उसका है कि भारत में केंद्रीय सत्ता स्थापित हुई।
केंद्रीय सत्ता स्थापित हुई। तो इसके ये 3 महत्वपूर्ण महत्व हैं कि कंपनी के कार्यों को भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियंत्रित एवं नियमित किया गया। इसके प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को भारत में पहली बार मान्यता प्राप्त हुई तथा भारत में केंद्रीय सत्ता की स्थापना हुई या स्थापित हुई। अब इस अधिनियम की हमें देखनी है विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो सबसे पहले इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर का पद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के रूप में कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल के रूप में कहा जाने लगा। और जो भारत के में मुंबई और मद्रास 2 और प्रेसिडेंटी थी ब्रिटिश सरकार की, वो भी इस गवर्नर जनरल के अधीन हो गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया। इस प्रकार के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुए। इस प्रकार के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुए। इसके बाद जो सेकंड कंडीशन है उसके अनुसार जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसी के अधीन मुंबई तथा मद्रास के गवर्नर जनरल भी हो गए। यानी मुंबई नहीं, यहां पर जब उस समय ये बंबई था। मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर जनरल हो गए। और 1700 हम कह सकते हैं कि जो इसका तीसरा विशेषता थी वो 1774 में बंगाल में एक न्यायालय की स्थापना की गई। बंगाल में एक न्यायालय की स्थापना की गई। बंगाल में एक न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। एक मुख्य न्यायाधीश, यहां पे मैं लिख देता हूं, और 3 अन्य न्यायाधीश। तो ये थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व और विशेषताएं। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्ट पर चलते हैं जी। तो अब देखो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट निकल गया, लेकिन जब भी कोई काम किया जाता है तो उसमें कुछ मतलब दोष आ जाते हैं और कुछ अच्छाई भी होती हैं। तो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट के दोष थे उसको दूर करने के लिए 1781 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्ट पर 1784 का।
रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, तो हमें ये देखनी है। तो इसके द्वारा सबसे पहले कंपनी के, हम कह सकते हैं कि वाणिज्यिक एवं राजनीतिक, मतलब कंपनी के, हम कह सकते हैं व्यापार संबंधी और राजनीतिक अधिकार, जो अधिकार नहीं, सॉरी, जो कार्य थे उनको पृथक कर दिया गया इसी एक्ट के द्वारा। फिर इसी एक्ट के द्वारा जो क्या किया गया कि वाणिज्यिक कार्यों पर, देखिए वाणिज्यिक कार्य जो थे उन पर तो कंपनी का आधिपत्य स्थापित रहा, मतलब ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि आप वाणिज्यिक कार्य आराम से कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने एक निदेशक मंडल, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कहा जाता है। मतलब राजनीतिक कार्य जो थे उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटेन सरकार ने निदेशक मंडल, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, का निर्माण कर दिया। अब इसके पीछे एक लॉजिक समझिए कि ऐसा क्यों किया गया आखिर। तो चूंकि भारत उस समय सोने की चिड़िया थी, मतलब भारत के पास बहुत अधिक मात्रा में धन था, तो ब्रिटेन की सरकार ने सोचा कि क्यों कंपनी ही वाणिज्यिक और मतलब राजनीतिक दोनों कार्यों पर, मतलब भारत जैसे देश पर कंपनी का ही क्यों पूर्ण नियंत्रण रहे। इस कारण से उन्होंने वाणिज्यिक कार्यों की तो अनुमति दे दी, परंतु राजनीतिक कार्यों के लिए एक निदेशक मंडल का निर्माण कर दिया। इस प्रकार भारत में हम कह सकते हैं कि द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। अब हम पढ़ने वाले हैं इस अधिनियम का महत्व क्या था, कि इस अधिनियम का महत्व क्या था। तो देखिए सबसे पहले महत्व था कि जो कंपनी, भारत में कंपनी के आधिपत्य पर क्षेत्र था, भारत में कंपनी के आधिपत्य का क्षेत्र था, उसे पहली बार ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि माना गया कि ब्रिटिश क्षेत्र के रूप में माना गया। और जो दूसरा इसका महत्वपूर्ण महत्व था कि इसके द्वारा कंपनी के कार्यों पर, कंपनी के कार्यों पर, चाहे वो राजनीतिक हो या प्रशासनिक हो, ब्रिटेन की सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। ब्रिटेन की सरकार का नियंत्रण, हम कह सकते हैं कि कंपनी के जो कार्य थे उन पर, वो चाहे प्रशासनिक हो या राजनीतिक, उन पर ब्रिटेन की सरकार का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्ट पढ़ने वाले हैं जी। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट की विशेषताएं क्या क्या थी,
तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहली जो विशेषता थी इस एक्ट की कि इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल स्वीकार कर लिया गया या मान लिया गया। और इस प्रकार पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग हुए। और जो ये गवर्नर जनरल था इसमें नागरिक एवं सैन्य, नागरिक एवं सैन्य दोनों प्रकार की शक्तियां निहित थीं। इसी जो इस अधिनियम की जो दूसरी विशेषता थी कि जो हम कह सकते कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियां थीं, इनसे कानून बनाने के अधिकार छीन लिए गए। मतलब कानून बनाने के अधिकार इनसे छीन लिए गए और जिससे ये दोनों हम कह सकते हैं कि मद्रास और बंबई को बंगाल के अधीन कर दिया गया। और इसका जो तीसरी विशेषता थी कि इसके द्वारा इसके बाद जो भी हम कह सकते हैं कि एक्ट या रेगुलर एक्ट आए हैं उनको अधिनियम कहा जाने लगा। जैसे कंपनी ने जो भी एक्ट पारित किए उनको अधिनियम कहा जाने लगा। तो ये थी 1833 के चार्टर एक्ट की विशेषताएं। इसी एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार जिसमें नागरिक एवं सैन्य दोनों प्रकार की शक्तियां निहित थीं। इस प्रकार भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग हुए। इसी अधिनियम के द्वारा मद्रास और बंबई से उनकी कानून बनाने की शक्तियां जो थीं वो छीन ली गईं। और इसी अधिनियम के द्वारा इसी हम कह सकते हैं एक्ट के द्वारा कंपनी ने जो नियम कानून या हम कह सकते हैं कि जो एक्ट पारित किए उनको अधिनियम कहा जाने लगा। इसके बाद हम नेक्स्ट अधिनियम पर चलते हैं। 1853 का अधिनियम, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो विशेषता थी वह थी कि जो गवर्नर जनरल था उसकी एक कार्यकारी परिषद होती थी जो कानूनों का निर्माण करती थी। मतलब एक परिषद समिति टाइप की थी, वो कानूनों का निर्माण करती थी। जो वो कानूनों का निर्माण करती थी गवर्नर जनरल की उस परिषद के हम कह सकते हैं कि विधायी एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार के कार्यों को अलग अलग कर दिया, विधायी कार्य एवं प्रशासनिक कार्य। और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में हम कह सकते हैं कि लोक सेवकों की नियुक्ति या हम कह सकते हैं कि सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए एक समिति
का गठन किया गया, जिसे कहते हैं मैकाले समिति। मैकाले समिति यह भारत में सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए हम कह सकते हैं कि अनुशंसा करती थी या अनुशंसा करती थी। अनुशंसा करती थी। तो 1853 के अधिनियम की विशेषताएं थी कि गवर्नर जनरल के प्रशासनिक एवं विधायी कार्यों को इसी अधिनियम के द्वारा अलग कर दिया गया और भारत में सिविल सेवकों की नियुक्ति के लिए एक समिति का निर्माण किया गया, जिसे मैकाले समिति कहते हैं। यह समिति सिविल सेवकों की हम कह सकते हैं कि नियुक्ति के लिए अनुशंसा करती थी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद के जो एक्ट हैं उनकी चर्चा हम इसके अगले पार्ट में करेंगे। और यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और गुड डे, टेक केयर।